हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों, कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था, तो सबसे पहले बात यह है कि इन्होंने नैतिक विकास को जो इन्होंने सिद्धांत में दिया उसको मतलब हम जानेंगे कि जो हमने पहले ही पढ़ रखा PCSE, ये चारों मतलब फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये चारों एक दूसरे से क्या है दोस्तों, अंतर संबंधित है। और मॉरलिटी क्या होती है, नैतिक सही गलत को पहचानना, ये हमारी क्या कहलाती है, नैतिकता कहलाती है। जैसे कि हम किसी चीज़ को डिसीजन ले रहे, साइकिल हम चला रहे हैं तो उसमें हम डिसीजन भी ले रहे हैं, चला भी रहे, कब हमको लेफ्ट या राइट डिसीजन ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारी मॉरलिटी के अंदर ही आती हैं। तो दोस्तों, एक आता है इंटरचेंजेबली और एक होता है इंटिटी। तो दोस्तों, जो इंटरचेंजेबली होता है उसमें हम ये चारों चीज़ों को एक साथ मतलब जोड़ते हैं, और जो एकीकृत होता है, इंटीग्रेटेड होता है, वो उसमें दोस्तों ये चारों चीज़ें एक साथ रहती है, लेकिन उसमें एक एंटिटी के रूप में काम करे, उसे हम इंटीग्रेटेड कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे जो थ्योरी थी कोहलबर्ग की, उन्होंने मतलब इसमें अपने प्रयोग में बस पुरुषों को लिया था। ये कहना था इनकी मतलब एक शिष्या थी कैरल गिलगन, उनका कहना था कि ये थ्योरी जो है एक जेंडर बेस्ड थ्योरी है, और इन्होंने मतलब सिर्फ पुरुषों को ही अपने सैंपल में लिया, इन्होंने नारीवाद दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखा। और उसके साथ है दोस्तों, नैतिक का तर्क जो होता है मॉरल डिसीजन लेने में के लिए जो थिंकिंग का प्रयोग करते हैं उसे हम मॉरल रीजनिंग कहते हैं। उसके साथ है दोस्तों नैतिक तर्क, दुविधा वाले सिचुएशन में फैसला लेने के लिए जो शक्ति या तर्क का उपयोग करते वही हमारी नैतिकता कहलाती है। दोस्तों, इनमें मतलब 3 लेवल थे और 6 स्टेजेस थी। तो जो सबसे पहला स्टेज हमारा था वो जो था पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल लेवल, जो 4 से 10 साल तक का था। पहला था आज्ञाकारिता और दंड अभ्यास। मतलब दोस्तों, कि हम कोई काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें पनिशमेंट मिलेगी। हम स्कूल में जा रहे हैं, होमवर्क करके जा रहे हैं, इसलिए करके जा रहे हैं क्योंकि हमें टीचर से डांट मिलेगी, इसलिए हम इस चीज को कर रहे हैं। और दूसरा था व्यक्तिवाद, उपकरणवाद और विनिमय, मतलब नियमित अभिविन्यास, टिट फॉर टेट, जैसे को तैसे की प्रवृत्ति। मतलब कि अगर आप मुझे चॉकलेट देंगे तो हम भी आपको चॉकलेट देंगे, आपने हमें जो चीज गिफ्ट में दी हम वही आपको गिफ्ट में देंगे। उसके बाद से आता पारंपरिक कन्वेंशनल लेवल, 10 से 13 वर्ष की एक मतलब स्टेज 3 है दोस्तों। इसको मतलब हम इसलिए काम करें कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कि मतलब हम एक काम करेंगे ऑनेस्ट के लिए करेंगे, प्रेस के लिए करेंगे, कि हमें मतलब एक अच्छा काम, हम इसलिए काम करें कि सामने वाला हमें एक गुड गर्ल या गुड बॉय मतलब जाने। और चौथा है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था, कि जैसे कि हम दोस्तों रोड पे जा रहे हैं, वहाँ रोड लाइट लगी हुई है, हम रोड को क्रॉस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे मतलब रूल्स फॉर रूल्स हैं। और उसके बाद से आता है दोस्तों उत्तर पारंपरिक पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, 13 से अबव, जो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है। तो दोस्तों, ये जो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास था, इसका मतलब ये था कि जैसे कि अगर हम मतलब कि इसमें मतलब मॉरलिटी तो है, रूल्स तो है, लेकिन अपनी भी खुद एक मॉरलिटी, अपना भी खुद एक डिसीजन मेकिंग इसमें रहता है। और स्टेज से जो मतलब 1 या 2% के लोगों में होती है सैद्धांतिक अंतर चेतना, सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख अभिविन्यास, जैसे गांधी जी हो गए, या फिर ये सारी लोगों के 1 या 2% के लोगों के अंदर ये सारी चीजें होती है। तो दोस्तों, मतलब कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास था ये पियाजे से हल्के फुल्के इंस्पायर्ड थे, और मतलब इन्होंने बहुत सारी मतलब कहानियां जो थी बच्चों को सुनाई थी। हेन्स दुविधा नामक कहानी जो सबसे फेमस था, हेन्स डिलेमा, और बहुत सारे डिलेमा में बच्चों को फंसाया था। और उसी डिलेमा को मतलब मापदंड करते हुए इन्होंने ये 3 लेवल दिए थे, और इनकी जो आलोचना थी वो इन्हीं की शिष्या कैरल गिलगन ने की थी। तो आलोचना में सबसे पहले आता है सभी संस्कृतियों पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। दोस्तों, जो इन्होंने 3 स्टेजेस दिए या फिर जो इन्होंने मॉरल डिलेमा दी थी, वो सभी स्टेजेस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि जो चीजें भारत में सही हो सकता हो कहीं और ये चीजें ना लागू हों। अब दूसरी थी परिकल्पनात्मक परिस्थितियां, जैसे दोस्तों हाइपोथेसिस, कि मतलब अगर आप हमसे पूछेंगे कि हम चोरी करते हैं तो हम बोल देंगे नहीं, लेकिन जब एग्जैक्ट में वो चीजें, वो सिचुएशन हमारे सामने आई तो हमने क्या किया, ये हमारी होती है परिकल्पनात्मक। और दूसरा था लिंग रूढ़िबद्धता पाई गई, मतलब इन्होंने सिर्फ जेंडर बायस थ्योरी, मतलब सिर्फ मेल्स में ही लिए थे, फीमेल सैंपल नहीं लिए थे। तो इसीलिए इन्हीं की शिष्या कैरल गिलगन ने इन सारी चीजों को मतलब आलोचना के रूप में लिया था। आई होप दोस्तों आपको कैरल गिलगन और कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।